हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है ना। अब सवाल कैसे आएंगे, किस पैटर्न का होगा, उन सभी चीजों को आज आप लोग को आंसर मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी को इस क्लास को गौर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ भाई फुल मार्क्स कितना का होगा, तो 80 नंबर का होने वाला है ना। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता था कि सर क्वेश्चन पैटर्न क्या होने वाला है, तो आज सभी उसका जवाब मिलने वाला है, ठीक है। आप लोगों का टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई जो 30 क्वेश्चन है वो आएगा एमसीक्यू बेस्ड, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, ये तो खंड ए का बात हो गया। खंड बी में हम लोग को देखने मिलेगा कि भाई जो बहुत ही ज्यादा छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर का होता है, वो भी देखने को मिलेगा 31 से 38 के बीच, है ना। उसके अलावा और हाँ, इसमें ना 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग को बनाना है सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके अलावा फिर सेक्शन सी में हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर भी हमें कितना 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, लेकिन आप लोग को बनाना है सिर्फ 6 है, ठीक है। तो ऐसा में ना फायदा होता है, कई बार होता है पूरा मान के चलिए पूरा किताब ही आप लोग रट के चले गए, इसके बावजूद कई बार कुछ कुछ चीजें छूट जाती है ना। तो कई बार 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं भी पता है तो उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन आपको अगर पूरा पता है तो पर भी आपको सिर्फ 6 ही बनाना है, यहाँ पर भी, है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा खंड डी, जहां पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 4, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं भाई एमसीक्यूज, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मेरा जो क्लासेस है वो रेगुलर लेते हैं, है ना, जो एमसीक्यूज का सेशन में लेता हूँ वो लेते हैं, तो सबको इसका आंसर पता होगा, काफी आसान आसान सा, है ना। बताइए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। किस क्रांति के साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, यूनानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल, हम सभी को पता है फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, या फिर जो क्या बोलते हैं उत्पन्न है, वो फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ था, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, हाँ आप लोग को यहाँ उत्तर करना भाई कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। जरा देखें कि कितने सारे बच्चे हैं जो पूरा तैयार बैठे हुए हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना। तो बताना आपको फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह नीति मतलब इसने किसने अपनाया था, है ना। मेजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, या फिर काबूर ने, है ना। किसने किया था। हम सभी को पता है कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें बिस्मार्क की काफी अहम भूमिका रही है, और इसी का ही ये नीति रहा है, रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क ने कहा भाई अब ऐसा है ना, हमारा जो देश है जर्मनी, ये एकीकृत नहीं हो पाएगा, हमें अब रक्त और लौह यानी कि अब बल के बलबूते पे, है ना, हम लोग अपना देश को क्या करेंगे, एकीकृत करेंगे। तो अब सेना का इस्तेमाल करके इसने क्या किया, जर्मनी को एक किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। हाँ आप लोग ऊपर एक और आंसर करना कि भाई जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, इस ये भी आप लोग उत्तर कीजिए, ठीक है। बताइए हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया, बताइए आप लोग। अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही आसान सा सवाल, किसके द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बताइए क्रूर जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बताइए कब ये मतलब कहाँ पे हुआ था, है ना, कौन सी जगह पे हुआ था, अमृतसर, लाहौर, मेरठ, या दिल्ली में हुआ था। हम सभी को पता है भाई वो अमृतसर में हुआ था, है ना। वहां और कब हुआ था ये भी आप लोग को याद रखना है ना भाई, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है, काफी दर्दनाक घटना है, राइट। उसके अलावा क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते, बताइए सिल्क रूट का अर्थ है क्या है। सिल्क रूट का अर्थ क्या है, हम सभी को पता है कि भाई सिल्क रूट उस जमाने में जो चीन का जो सिल्क था काफी फेमस हुआ करता था, तो उसका व्यापार जिस रास्ते से हुआ करता था उसको सिल्क रूट बोलते थे। और वो जो रास्ता है वो क्या करता था, एशिया को बाकी यूरोपियन देशों से कनेक्ट करता था, है ना, यूरोप और अफ्रीका से। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ, चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्ग, बिल्कुल नहीं, है ना। भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला मार्ग, मार्गों का नेटवर्क नहीं, चीन और भारत को जोड़ने वाला बिल्कुल नहीं,
एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को ही क्या बोला जाता था, सिल्क रूट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था ये तो अभी मैंने आपको बताया। चीन का जो सिल्क था काफी फेमस था, है ना, उस समय, इसलिए इसको सिल्क रूट ही इसका नाम रख दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बताइए आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत, ये आपको बताना है। 1933 में हुई, 1932 में हुई, 1929 में हुई, या फिर 1931 में हुई? हम सभी को पता है भाई 1929 में हुई थी आर्थिक महामंदी है, इसको है ना द ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है ना। अमेरिका का जो उस समय का जो शेयर मार्केट जो था वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। बताइए आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल, भाई आलू पे है ना, यूरोपियन देशों को जब आलू मिला अमेरिका से, तो एक जो देश पूरी तरीके से उस पर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो आलू का अकाल होता है, उसके वजह से वहां पे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कौन से देश की बात हो रही है यहाँ पे? इंग्लैंड, स्पेन, आयरलैंड या फिर अमेरिका? ये बात हो रही है आयरलैंड की, है ना। वहां के लोग, काफी सारे लोग मर जाते हैं जब आलू का अकाल होता है वहां पे, क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग डिपेंड हो जाते हैं किस पे? आलू पे डिपेंड हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया, है ना। सारा क्वेश्चन सब बताया क्वेश्चन है। बताइए किन के द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? तो हम सभी को पता है भाई ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, है ना। ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए थे और अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर लेकर के आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। बताइए मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? कहाँ से आती थी उस समय? हम सभी को पता है उस समय भाई भारत काफी ज्यादा कपास में ना काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फारस, चीन, भारत या सूरीनामा? तो भारत इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि भारत उसमें काफी ज्यादा फेमस था अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कपास की क्वालिटी को लेकर के। चलिए किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी में होती है अधिकता, काली मिट्टी में होती है, लेटराइट मिट्टी में होती है या फिर जलोढ़ मिट्टी में होती है? तो सबसे अधिक है ना जो लोह धातु है वो कहाँ पाया जाता है, किस मिट्टी में? तो लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है ना। बाकी मिट्टी में भी पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है, लेकिन लेटराइट में काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बताइए बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ आंदोलन, नाम से पता चला बीच को बचाना, है ना। रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन ये था, या फिर टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन? बिल्कुल यही था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो टिहरी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो यहाँ पे यहाँ के जो किसान है वो बोले कि भाई हम रासायनिक जो उर्वरक उसका इस्तेमाल ना करके हम लोग ऑर्गेनिकली हम लोग उगाएंगे ना। तो ये जो आंदोलन था इसी बीज बचाओ आंदोलन इसी से रिलेटेड था। भाई टिहरी के जो किसान है जो बिना रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके जो खेती उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, ना ये हरित क्रांति है ना ही ये पेड़ों को उगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सभी को पता है कितना भाग ढका हुआ है? 1/4, 2/4, 3/4 या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को पता है 3/4, है ना। जो हमारा जो धरातल यानी कि जो पृथ्वी है ना, उसको अगर हम लोग 4 भागों में बांट दें, उसमें से 3 भाग में पानी है, ठीक है, और एक ही भाग में क्या है? हमारा जमीन है ना। तो 3/4 क्या है? जल से ढका हुआ है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बताइए सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल। सुनहरा रेशा आखिर किस फसल को कहा जाता है? रबड़ को, कपास को, जूट को या फिर कहवा को, है ना। तो जूट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। इसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं, हम सभी को पता है। और जूट का जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी हम सभी को पता है। बताइए इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति जो पवन ऊर्जा होता है ना, जो मैदानों में लगा होता है पवन चक्की, है ना, तो वहां इसमें महाशक्ति किस देश को कहा जाता है? ये कहने का मतलब है कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, उससे जो बिजली बनता है कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? रूस में, अमेरिका में, चीन में या भारत में? इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन, है ना। जितना भी पूरा दुनिया में उत्पादन होता है पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा मिलता है वो ज्यादातर यानी कि 70% के आसपास, है ना, चीन में ही बनता है, इसलिए चीन को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। बताइए, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? अभी भी मैंने बताया था किसका स्थान है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र, किसका स्थान है? तो पश्चिम बंगाल का है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, सबसे लंबा, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे बोला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 या राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करने की बात है कि भाई कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, यानी कि NH की बात हो रही है, यानी NH5 है ना। ये क्या है? NH1 है, ठीक है। ये क्या है? NH7 है, और ये तो इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे है ना, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, वो क्या है? वो है भाई NH44, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पुराना बुक होगा है ना ज्योग्राफी का, तो उसमें क्या है, उसमें मिलेगा आपको कि भाई ये जो NH7 है ये सबसे लंबा राजमार्ग, लेकिन आज के समय में जो कि अब नया वाला आप लोग के पास है, तो उसमें दिखने को मिलेगा NH44 है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या होता है ना, जो मॉडल पेपर यहाँ पे लाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा करके यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो पुराना वाला जो क्वेश्चन होगा, जिस समय NH राष्ट्रीय मार्ग 7 सबसे लंबा राजमार्ग था, वही वाला क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, इसलिए यहाँ NH44 यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बताइए, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? जल्दी से बताइए, कौन है? तमिल है, सिंहली है, बौद्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं? श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है ना। यहाँ पे जो बहुसंख्यक है ना, किस भाषा के आधार पर बताने बहुसंख्यक कौन है? तो तमिल तो वहां पर अल्पसंख्यक है, सिंहली क्या है वहां पे? बहुसंख्यक। बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। वहां पे लगभग 74% के आसपास, 74% के आसपास सिंहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 18% के आसपास वहां पे तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वहां पे बौद्ध भी बहुसंख्यक है, लेकिन ये धर्म के आधार पर है ना। यहाँ पे हम लोग को भाषा, हम लोग जो सिविक्स में पढ़े थे वो भाषा के आधार पर ही पढ़े थे। वहां भाषा के आधार पर क्या हुआ था, एक सिविल वॉर भी हुआ था, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए, पोखरण भारत के किस राज्य में है ना? पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, है ना। तो किस राज्य में? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, या फिर झारखंड में? सही उत्तर होगा ए, यानी कि राजस्थान में, है ना। तो काफी आसान सा सवाल आप लोग को देखने से लग रहा होगा ना। अगर आप लोग को मजा आ रहा है ना, आपको चाहिए और भी ढेर सारे वीडियोस, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। थोड़ा हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम लोग और भी वीडियोस बना सके, है ना। बताइए, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? संविधान में, जैसे मैंने बताया था, संविधान में क्या है, अलग अलग सूची बनाया गया ताकि राज्य के पास कौन सा पावर है, केंद्र के पास कौन सी पावर है, उसको अच्छे से बंटवारा कर सके। तो किस सूची में इन तीनों सूची को डाला गया है? किस अनुसूची में डाला गया संविधान के? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? तो सही उत्तर होगा 7वीं, है ना। 7वीं अनुसूची में इन सभी सूचियों को रखा गया है, जिससे आराम से पता चल जाता है किस सरकार के पास कौन सी पावर, ताकि इन लोग आपस में झगड़ा वगड़ा ना करने लग जाए, है ना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। भारतीय समाज माना जाता है, क्या माना जाता है भारतीय समाज? एक मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, या एक पितृसत्तात्मक समाज, या एक भातृ समाज, या इनमें से कोई नहीं? अब हम सभी को पता है भारतीय समाज है ना, एक पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है ना। जहाँ पे घर का मुखिया क्या होता है, एक लड़का होता है, यानी कि पिता होता है। पितृसत्तात्मक यानी पिता की सत्ता, है ना। तो ये समाज माना जाता है भारतीय समाज को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बताइए, भारत किस प्रकार का राज्य, किस प्रकार का राज्य है? एक लोकतांत्रिक है, तो बोलेंगे यस सर लोकतांत्रिक तो है। धर्मनिरपेक्ष है, बोलेंगे हाँ धर्मनिरपेक्ष भी है यहाँ पे। और क्या कल्याणकारी राज्य है? तो बिल्कुल कल्याणकारी राज्य है। भारत कोशिश करता रहता है कि वो किस तरीके से अपने देश का कल्याण कर सके, है ना। तो कल्याणकारी राज्य है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वामसेफ किसका आंदोलन था? वामसेफ किसका आंदोलन था? किसान का, कर्मचारी का, उद्योगपति की, या उपरोक्त सभी? उसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, कर्मचारी का था, है ना। इसमें क्या था, जो ST SC लोग थे, है ना, या जो पिछड़े लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उनकी ये आंदोलन था कर्मचारियों का कि भाई हमें मिला जो भेदभाव होता है उसको हटा दिया जाए, है ना। और हम लोग काफी पीछे हैं, तो हमें है ना
क्या आरक्षण वगैरह दिया जाए, तो आरक्षण के लिए ये एक तरीके से क्या था, आंदोलन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते, बताइए राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, राष्ट्रपति देता है, संसद देता है, न्यायपालिका देता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग देता है मान्यता, है ना। चुनाव आयोग ही करवाता है प्रदेश भर में, जो इलेक्शन वगैरह होता है चुनाव यही करवाता है। ठीक है, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? काफी आसान सा है ना, आप लोगों को बताया गया था भाई एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, दो दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है ना। तो कौन सा है इसमें से? भारत है, ब्रिटेन, चीन या अमेरिका? एक दलीय शासन व्यवस्था कौन सा है? तो इसमें चीन होगा। क्या एक दलीय शासन व्यवस्था वाला जो देश है चीन है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है, उसके अलावा कोई दूसरा पार्टी वहां पे है ही नहीं। चलिए, और भारत क्या है ये आपको बताना है ना, भारत क्या है, और यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन क्या है ये भी बताना, ये बताया गया था ना। चलिए, अमेरिका और ब्रिटेन का मैं बता देता हूँ। अमेरिका और ब्रिटेन एक तरीके से दो दलीय शासन व्यवस्था यहाँ पे है ना। यहाँ पे मेजरली दो पार्टियां हैं, उसी के बीच सत्ता कभी इसके पास कभी उसके पास होते रहती है। ठीक है, क्या भारत कौन सा, किस देश में, किस में आता है? एक दलीय में, दो दलीय में या बहुदलीय में? या आप लोगों को कमेंट में बताना है। बताइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है, अशिक्षा है, या फिर उपरोक्त सभी? तो हम सभी को पता है भारत में गरीबी काफी ज्यादा है ना। अब और यहाँ पे मतदान का जो दुरुपयोग है ये काफी ज्यादा होता है ना। लोग भाई एक बोतल शराब में अपना जो मतदान है यानी वोट है वो बेच देता है। अशिक्षा यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो जो यहाँ भारत का जो लोकतंत्र में जो है ना, जो बाधा जो बना हुआ है ये उपरोक्त सभी यानी तीनों ही बना हुआ है ना। इन तीनों को खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी है ना। प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कौन सा राज्य अमीर है कौन सा गरीब है। तो बताइए, उड़ीसा का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, केरला का? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का। यहाँ पर औसतन क्या है, हर व्यक्ति बहुत ही कम कमा रहा है बाकी राज्यों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 की तरफ। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया है ना? रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि यहाँ पे मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा कब आया था? 2005 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? तो 2005 में मनरेगा को लाया गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है ना। कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, है ना। हम सभी के पास नोट होता है, होगा आप लोग के पास होगा, उसमें साफ साफ बड़े शब्दों में लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। इस तरह का बच्चों वाला सवाल भी आप लोग का आ सकता है। ठीक है, बताइए कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? जो कागज से बना मुद्रा उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान शब्दों का ही खेल है ना। पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, मुद्रा या शाख मुद्रा? क्या कागज को हम लोग एक तरीके से पत्र बोलते हैं ना, इसको पत्र मुद्रा बोल सकते हैं। कागज से बनी मुद्रा कौन सा मुद्रा है? ये तो एक पत्र मुद्रा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग आरटीआई शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं। तो कब आया था? अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006 या जुलाई 2007? तो आरटीआई हम सभी को पता है भाई अक्टूबर 2005 को आया था। 2005 में मनरेगा भी आ रहा है ना, और 2005 में आरटीआई भी आ रहा है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो और आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कमेंट करने क्यों बोलते हैं? कमेंट करने से ना थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे, पढ़ लिख रहे हैं ना, तो मैं वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब तो ये तो था एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन, है ना। तो अब बोलेंगे कि सर ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन लाया जाए ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग बोलेंगे यस तो इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, है ना। तो शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।